हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीवेश। आई वेलकम टू माय चैनल बायो प्रोफेशनल। हम सेल बायोलॉजी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और ये इसका चौथा वीडियो है। अगर आपने पहले इन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाइए, इन सारे वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो में आए, क्योंकि जितना भी इंफॉर्मेशन है ये सारे रिलेटेड होते हैं। अगर आप पहले से इन सारे वीडियो को अच्छे से देखते हुए आएंगे, समझते हुए आएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा और जितना भी क्वेश्चंस नेशनल लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए CSIR, DVT, ICAR, गेट, इन सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए बिना लेट किए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है ये है फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हम फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हम लिपिड बाइलेयर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लिपिड बाइलेयर से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पहले से जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए इन सारी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं जो फ्लूइडिटी ऑफ द लिपिड बाइलेयर को समझने के लिए आसानी होगी। जो फैटी एसिड है ये नथिंग बट एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है और साथ में एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और फैटी एसिड जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है ये बेसिकली जो है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम से बना होता है। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मतलब ये जितना भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ये जो कार्बन नॉर्मल बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है ये इवन नंबर ऑफ कार्बन से बना होता है। और यूजुअली ये 16 और 18 कार्बन का होता है। 16 कार्बन फैटी एसिड को हम पाल्मिटिक एसिड कहते हैं, पाल्मिटिक एसिड कहते हैं, और 18 कार्बन फैटी एसिड को हम स्टेरिक एसिड कहते हैं। हम लिपिड मॉलिक्यूल्स को टू डिफरेंट क्लास में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स। अगर इस लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इसे हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अगर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट रहता है तो इसे हम सेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ठीक, और ये सेचुरेटेड फैटी एसिड्स की फॉर्मूला है, ये एक CH3 है और इसके साथ में नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप को डिनोट कर रहा है और ये साथ में एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी शामिल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, अगर मान लीजिए एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो इसे हम मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। और अगर इसमें एक से ज्यादा रहता है तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो हम जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे जो सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन होता है ये किस लिए होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हम बात करेंगे फैटी एसिड की जो कॉमन नेम है, उसके बाद ये सिस्टमेटिक नेम भी होता है। हम ये भी देखेंगे ये जो सिस्टमेटिक नाम हम देते हैं ये कैसे देते हैं, हाउ नेमिंग इज डन। नेचर में जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है ये जो स्ट्रक्चर मतलब स्टेबल रहने के लिए इसमें कोई ना कोई फोर्स जरूर काम कर रहा होता है। आप ये सोचिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली क्या है, एक लिपिड बाइलेयर ही तो है। अगर ये लिपिड बाइलेयर मेंटेन हो रहा है इस कंडीशन में तो इसमें कोई ना कोई फोर्स जरूर काम कर रहा होता है। तो चलिए हम देखते हैं जो जैसे कि मान लीजिए एक लीफलेट के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो लीफलेट है, ये जो स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है इसके पीछे क्या फोर्स है, कोई ना कोई फोर्स जरूर काम कर रहा है, इसके वजह से ये स्ट्रक्चर मेंटेन हो पा रहा है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है बाइलेयर के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, इसमें भी कोई ना कोई फोर्स जरूर काम कर रहा होता है। तो ये जो सिंगल लीफलेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो है वैन डर वाल फोर्स ऑफ काम कर रहा होता है, मेजरली यही फोर्स काम कर रहा होता है और साथ में और भी इंटरेक्शन शामिल है, लेकिन मेजरली यही वैन डर वाल फोर्स काम कर रहा होता है। अगर हम एक लिपिड मॉलिक्यूल को देखें, मेम्ब्रेन लिपिड्स को अगर हम देखें तो इसमें एक पोलर हेड है और इसमें एक हाइड्रोकार्बन टेल है। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो मान लीजिए हमने एक लीफलेट को वाटर में डाल दिया
तो वाटर में अगर हम इस लीफलेट को डाल देंगे तो ये जो पोलर हेड है ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा, और वो जो हाइड्रोकार्बन टेल है वो वाटर से दूर रहना चाहेगा। तो इसी तरह अगर हम दो लीफलेट को वाटर में डाल दे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब सोचिए अगर आप वाटर में ये दोनों लीफलेट को एक साथ में डाल देंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही नॉर्मली बन जाएगा। तो ये जो लिपिड बाइलेयर के फॉर्म होने के लिए जो फोर्स काम कर रहा होता है ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। तो ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इसमें काम कर रहा होता है। और अगर आप देखें, अगर यहाँ पे मान लीजिए वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, मान लीजिए साइटोसोलिक फेज है, ये नॉन साइटोसोलिक फेज है, ठीक है। तो ये जो पोलर हेड है ये भी पानी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये पोलर हेड है और ये पानी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो इसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, आप सोचिए। इसमें जरूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा होगा। जी हाँ, इसमें जो पोलर हेड है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। तो आपने देखा जो सिंगल लीफलेट में वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, जब लिपिड बाइलेयर की फॉर्मेशन होने के लिए इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन काम कर रहा होता है, और जो पोलर हेड है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, और जो पोलर हेड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बनता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्स है ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ही है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखता है। तो बेसिकली हम अगर फ्लूइडिटी के बारे में बात करें, तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली लेटरल मूवमेंट की, ठीक है। हम बेसिकली बात कर रहे हैं लेटरल मूवमेंट की। एक लीफलेट में जो लिपिड मेम्ब्रेन लिपिड्स पाया जाता है इनका मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये इधर से इधर मूव हो रहा है, ये इधर से इधर मूव हो रहा है, ठीक है। तो अगर जितना ज्यादा मूव होगा तो हम इससे कहेंगे इसका फ्लूइडिटी ज्यादा है। अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर टाइटली पैक्ड रहता है तो हम इसे कहेंगे कि ये जेल लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। और अगर यही स्ट्रक्चर अगर डिस्टेंटली पार्ट हो जाए, अगर इसमें स्पेस डेवलप हो जाए तो हम इसे कहेंगे जो ये फ्लूइड स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। तो ये लेटरल मूवमेंट जो है ये कब ज्यादा हो सकता है, जब ये सिंगल लीफलेट में वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो वैंडरवाल फोर्स है ये कम है। अगर ये वैंडरवाल फोर्स कम होता है तो ये लेटरल मूवमेंट ज्यादा होगा। अगर ये लेटरल मूवमेंट ज्यादा होता है तो इसके साथ साथ ही फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है ये बेसिकली लेटरल मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वैंडरवाल फोर्स कम है तो लेटरल मूवमेंट ज्यादा होगा और फ्लूइडिटी ज्यादा होगा। अगर वैंडरवाल फोर्स ज्यादा है तो ये लेटरल मूवमेंट कम होगा, उसके साथ साथ ही फ्लूइडिटी भी कम होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम देखेंगे अभी ये कौन सा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफाइन होती है। पहले हम देखेंगे टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल के नेचर के ऊपर डिपेंड करके भी ये जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है वो डिफाइन होती है। अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें तो कितना लो टेम्परेचर, चलिए हम एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं, मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस, और हाई टेम्परेचर में हम मान लेते हैं ये 22 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर ये लो टेम्परेचर है तो लिपिड मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो कम हो जाएगा। अगर ये मॉलिक्यूलर मोशन कम रहेगा तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मोशन कम हो रहेगा तो ये जो वैंडरवाल फोर्स है वो ज्यादा काम करेगा। अगर ये फ्लूइडिटी कम होगी तो इसका अपीयरेंस कैसा रहेगा। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मॉलिक्यूलर मोशन कम है, इसका लेटरल मूवमेंट कम हो रही है, ठीक है, उसके बाद इसका फ्लूइडिटी कम है, तो इसका मतलब है जो इसका पोलर हेड है, अगर इसका पोलर हेड है ये सारा टाइटली पैक्ड है, ये टाइटली पैक्ड है, ठीक है। तो इस जो स्ट्रक्चर है तो इसे हम कहते हैं जेल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका अपीयरेंस जो है ये जेल लाइक हो जाएगा। और इसका जो पोलर हेड है ये देखिए ये मतलब पूरा क्लोज स्ट्रक्चर है, तो इसे हम कहेंगे ये जो है टाइटली क्लोज स्ट्रक्चर है और टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर हम कहेंगे।
और ये जो हाइड्रोकार्बन टेल है उसका अरेंजमेंट जो है ये रेगुलर होगा, उसका अरेंजमेंट वो रेगुलर होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर में। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो जो लिपिड मॉलिक्यूल से इनका जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो बढ़ जाएगा, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगा तो इसका जो वैन-डेर-वाल इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो मोशन में होंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स, तो इसका जो वैन-डेर-वाल इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा। अगर ये वैन-डेर-वाल इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो इसका जो लैटरल मूवमेंट है ये बढ़ जाएगा। अगर लैटरल मूवमेंट बढ़ जाएगा तो इसका फ्लूइडिटी बढ़ जाएगा, तो इसका अपीयरेंस जो है ये जेल से फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पोलर हेड से और हाइड्रोकार्बन टेल है ये उसमें इसके बीच में गैप हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगा तो ये सारा डिस्टेंटली प्लेस्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो है पोलर हेड से वो टाइटली क्लोज नहीं रहेगा, इनके बीच में जो स्पेस डेवलप हो जाएगा। और जो हाइड्रोकार्बन टेल है वो रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं रहेगा, वो डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे ऑर्डर्ड कहेंगे और अगर हम इसे रेगुलर को ऑर्डर कहते हैं तो ये डिसऑर्डर्ड है, क्योंकि इसमें ऑर्डर नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा है। तो चलिए मैं इसको एक बार समाप्त कर देता हूं। अगर आप मान लीजिए कोई एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें लो टेम्परेचर है, अगर ये लो टेम्परेचर में सेट है तो इनका जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूलर मोशन कम शो करेगा। अगर मॉलिक्यूलर मोशन कम रहेगा तो ये वैन-डेर-वाल इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा। अगर ये वैन-डेर-वाल इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा तो लैटरल मूवमेंट कम होगा। अगर लैटरल मूवमेंट कम होगा तो इसका फ्लूइडिटी कम होगी। अगर फ्लूइडिटी कम होगी तो इसका अपीयरेंस जो है जेल लाइक होगा। इसका पूरा ऑपोजिट होगा जब आप हाई टेम्परेचर में कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके जाएंगे। अगर हाई टेम्परेचर में आप रखेंगे कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो इनका जो लिपिड मॉलिक्यूल से इनका मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगी, तो ये जो वैन-डेर-वाल इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे मूव कर रहे होंगे, तो ये इसका जो वैन-डेर-वाल इंटरेक्शन है ये कम हो जाएगा। अगर ये वैन-डेर-वाल इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो इनका बीच में जो लैटरल मूवमेंट है वो ज्यादा हो जाएगा। अगर ये लैटरल मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे जो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर था ये फ्लूइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, और ये जो प्रोसेस हुआ है ना इसको हम कहते हैं फेज ट्रांजिशन। इसे हम क्या कहते हैं? फेज ट्रांजिशन कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये नेचर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, जो टेम्परेचर है उसको मैंने सेम रखा, ठीक है। और ये जो है ये दोनों ही फॉस्फोलिपिड है, ये दोनों क्या है? फॉस्फोलिपिड है। बस डिफरेंस ये है कि जो ये ग्लिसरॉल डेरिवेटिव है, क्योंकि ये ग्लिसरॉफॉस्फोलिपिड है और ये स्फिंगोसिन डिराइव्ड है और ये स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, लेकिन दोनों फॉस्फोलिपिड ही है। इसमें जो है मान लीजिए मैंने फैटी एसिड स्टेरिक एसिड को देखा जो कि 18 कार्बन लॉन्ग है, और जो अल्कोहल है वो भी कोलिन है। आप अभी सोच के देखिए जो ये दो कंडीशन है कहाँ पे फ्लूइडिटी ज्यादा हो सकती है। देखिए यहाँ पे जो है नंबर ऑफ फैटी एसिड ज्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ फैटी एसिड कम है। ये दो फैटी एसिड है, ये जितने भी यहाँ पे फैटी एसिड है ये एक दूसरे की क्लोज है, क्योंकि मैंने कहा था जो ग्लिसरॉफॉस्फोलिपिड है इसका जो पोलर हेड है ये छोटा होता है और इसका जो पोलर हेड है ये बड़ा होता है। इसके वजह से देखिए ये डिस्टेंटली स्पेस है और इसमें एक ही फैटी एसिड है, ठीक है। तो इसमें जो वैन-डेर-वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करेगा और इसमें जो वैन-डेर-वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करेगा इसमें वेरी होगा। इसमें जो है वैन-डेर-वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा काम करेगा, इसमें कम काम करेगा। अगर मान लीजिए वैन-डेर-वाल इंटरेक्शन यहाँ पे ज्यादा काम कर रहा है तो इसका जो लैटरल मूवमेंट है ये कम होगा और इसके साथ ही फ्लूइडिटी इसका कम होगी। तो यहाँ पे जो फ्लूइडिटी है ये कम होगी। अगर हम स्फिंगोफॉस्फोलिपिड की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैटी एसिड कम है, इसमें पोलर हेड इसका बड़ा है और इसमें स्पेस ज्यादा है और इसके वजह से जो है वैन-डेर-वाल इंटरेक्शन इसमें कम होगा। वैन-डेर-वाल इंटरेक्शन अगर कम होगा तो ये लैटरल मूवमेंट ज्यादा होगा। अगर लैटरल मूवमेंट ज्यादा होगा तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगा।
तो इसमें जो है फ्लूइडिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। और अगर मैं ये कंडीशन को देखूं, यहाँ पे भी टेम्परेचर मैंने सेम रखा है, और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन लिपिड्स है ये दोनों फॉस्फोलिपिड है, ये भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, ये भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। यहाँ पे जो फैटी एसिड है ये 16 कार्बन लॉन्ग है, और यहाँ पे जो फैटी एसिड है 20 कार्बन लॉन्ग है, और यहाँ पे जो दोनों सैचुरेटेड है और यहाँ पे दोनों कोलिन है। तो डिफरेंस कहाँ पे? डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे, इसका जो फैटी एसिड है 16 कार्बन है और इसका जो फैटी एसिड है 20 कार्बन लॉन्ग है। तो आप अभी सोच के देखिए कहाँ पे वैन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे देखिए इसका जो हाइड्रोकार्बन टेल है, इसकी ये हाइड्रोकार्बन टेल लॉन्ग है। लॉन्ग है मतलब इसमें जो सरफेस एरिया है ये ज्यादा है। तो अगर ये इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है और इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है, तो इसका मतलब है यहाँ पे वैन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा काम करेगा। अगर यहाँ पे वैन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा काम करेगा तो लेटरल मूवमेंट क्या होगा? कम होगा। अगर लेटरल मूवमेंट कम होगा तो फ्लूइडिटी कम होगी, इसमें फ्लूइडिटी कम होगी। और इसको अगर हम देखें, अगर इसका लेंथ कम है तो इसका सरफेस एरिया भी कम होगा। अगर इसमें सरफेस एरिया कम होगा तो वैन डर वाल इंटरेक्शन कम होगी। अगर वैन डर वाल इंटरेक्शन कम होगी तो लेटरल मूवमेंट ज्यादा होगा। अगर लेटरल मूवमेंट ज्यादा होगा तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। ये और एक कंडीशन है जहां पे दोनों क्या है, दोनों फॉस्फोलिपिड है, दोनों ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, दोनों में जो फैटी एसिड है ये 18 कार्बन लॉन्ग है। यहाँ पे जो फैटी एसिड है यहाँ पे सैचुरेटेड है और यहाँ पे अनसैचुरेटेड है, और यहाँ पे कोलिन है। तो आप देखिए डिफरेंस बस इसमें ही है, एक में सैचुरेटेड है एक में अनसैचुरेटेड है। तो मैंने आपको कहा था जो अनसैचुरेटेड है इसका मतलब है यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो इसका मतलब है यहाँ पे एक किंग डेवलप होता है। तो ये किंग क्या होता है, जब हम लोग बायोमोलिकुल्स के चैप्टर को डिस्कस करेंगे तब हम अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखें, अगर किसी भी फैटी एसिड में डबल बॉन्ड रहता है तो इसमें किंग डेवलप होता है। इसमें क्या डेवलप होता है? किंग। ये क्या होता है हम बाद में देखेंगे। और इस दोनों में जो है कोलिन ही है। तो आप अभी सोचिए कि फ्लूइडिटी किसमें ज्यादा हो सकती है। देखिए यहाँ पे जो है इसका जो हाइड्रोकार्बन टेल है ना ये अनऑर्डर्ड है। इसमें देखिए एक स्पेस डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इंटरेक्शन कम होगा। अगर यहाँ पे इंटरेक्शन कम होगा तो इसका मतलब है वैन डर वाल इंटरेक्शन कम होगा। अगर वैन डर वाल इंटरेक्शन कम होगा तो लेटरल मूवमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर लेटरल मूवमेंट ज्यादा होगा तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगा। तो इसमें क्या है? फ्लूइडिटी ज्यादा होगा। और इस कंडीशन में आप देखिए इसमें जो है फैटी एसिड की लेंथ तो सेम है, लेकिन जितना भी फैटी एसिड का जो हाइड्रोकार्बन टेल है ये ऑर्डर्ड है, और इसके वजह से ये जो इंटरेक्शन है ये ज्यादा है। और इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब है क्या है? लेटरल मूवमेंट कम है। लेटरल मूवमेंट कम है तो इसका मतलब है फ्लूइडिटी कम होगी। और फाइनली और एक कंडीशन है जहां पे दोनों ही ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, दोनों में जो है फैटी एसिड 18 कार्बन लॉन्ग है, दोनों ही अनसैचुरेटेड है। यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, मतलब दोनों में एक ही डबल बॉन्ड है। इसके वजह से हम इसे मोनो अनसैचुरेटेड कहेंगे। लेकिन इसमें जो कंडीशन है ना, ये जो डबल बॉन्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एक सीस है, इसमें ट्रांस है। सीस का मतलब क्या होता है कि जो ये सीस है इसमें जो लिपिड की जो स्ट्रक्चर होती है ये एसिमेट्रिकल होता है। सीस में क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल, अगर एसिमेट्रिकल होता है तब इसमें इंटरेक्शन जो है ये कम होगा। अगर इंटरेक्शन कम होगा तो लेटरल मूवमेंट ज्यादा होगा। अगर लेटरल मूवमेंट ज्यादा होगा तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगा। और ट्रांस में जो है लिपिड मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है। अगर सिमेट्रिकल होगा तो इसमें जो है वैन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा। अगर वैन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा तो लेटरल मूवमेंट कम होगा और इसके वजह से फ्लूइडिटी भी कम होगा। तो इसमें क्या है? फ्लूइडिटी कम होगा। तो फाइनली जो है हमने देखा कि लिपिड, नेचर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करके फ्लूइडिटी डिसाइड होती है। हम लोगों ने देखा जो है वैन डर वाल इंटरेक्शन है ये कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर वैन डर वाल इंटरेक्शन ज्यादा होता है तो लेटरल मूवमेंट कम होता है और इसके वजह से फ्लूइडिटी भी कम होता है। अगर ये पार्ट आपने अच्छे से नहीं समझा है तो प्लीज दोबारा जाइए, इसको रिवाइंड करके देखिए, तब इसके बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो जिस फ्लूइडिटी के बारे में हमने इतना टाइम डिस्कस किया तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, असली में इसका जरूरत ही क्या है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। जो इसका इंपॉर्टेंस है ना, ये इंटरेक्शंस विद इन मेम्ब्रेन है। अगर मान लीजिए मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स पाए जाते हैं,
अगर मेम्ब्रेन में प्रोटीन अगर अलग अलग से रहेगा तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, अगर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो इसमें इंटरेक्शन नहीं होगा, तो इंटरेक्शन नहीं होगा, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जितना भी मान लीजिए जितना भी इंटरसेलुलर जंक्शन है वो फॉर्म हो नहीं सकता है। उसके बाद आप देखिए लाइट कैप्चरिंग फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम प्लांट सेल में देखें, जो क्लोरोप्लास्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं दे आर नथिंग बट प्रोटीन्स। जो प्रोटीन से ये असेंबल होता है, उसके बाद एक फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये भी प्रोसेस नहीं हो सकता है। अगर हम मोस्ट बेसिक सेलुलर प्रोसेस को देखें, जैसे कि मान लीजिए सेल मूवमेंट हो, सेल ग्रोथ हो, सेल डिवीजन हो, इसके बाद सिक्रेशन, मतलब एक सेल में कोई प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है, इस प्रोटीन को बाहर जाना है, इस प्रोटीन को जो है बाहर जाना है, तो अगर ये मेम्ब्रेन अगर जो है लिपिड बाइलेयर स्टैटिक है, रिजिड है, तो ये प्रोटीन कैसे बाहर जा सकता है? ये प्रोटीन बाहर ही नहीं जा सकता। उसके बाद जो है एंडोसाइटोसिस में भी इसका बहुत एक बड़ा रोल है। अगर मैंने यहाँ पे जितने भी प्रोसेस को डिस्कस किया है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड ना होकर अगर स्टैटिक होता तो यहाँ पे एक भी प्रोसेस परफॉर्म हो नहीं सकता। अगर ये बेसिक प्रोसेस अगर परफॉर्म नहीं हो सकता है तो ये सेल डेथ हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी और ये लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो आप अभी सोच सकते हैं कि अगर मेम्ब्रेन फ्लूइड ना होकर अगर स्टैटिक होता तो हम लोग का लाइफ ही नहीं होता। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे जो मेम्ब्रेन लिपिड से इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन की भी टाइप्स है, पेरिफेरल प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, फिर लिपिड लिंक प्रोटीन है। तो हम ये सारी चीजों को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको बस यही करना है, जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है और रिवाइज करते रहना है। जिसकी पिछली वीडियो में मैंने कहा है, आप रिवाइज करते रहिए until and unless it becomes a part of your memory। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपको गलत होने की गुंजाइश नहीं होगी। फाइनली मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो मुझे भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो इन डिटेल लेके आ सकूं और आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में मैं हेल्प कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।